Hello students, myself Vishu Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हम कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के सैम्पल पेपर्स। तो उसमें पूरे एक सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें से सेलेक्टेड अभी मैंने 10 क्वेश्चन रैंडमली लिए हैं, वो 10 क्वेश्चन अपन लगा के देखते हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो आप पाएंगे उसमें लिखा है द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग आउट द फॉलोइंग फंक्शंस: क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। इनका कहना है कि जब हम लेखांकन की परिभाषा देखते हैं, अकाउंटिंग की परिभाषा देखते हैं, तो ये कार्य उभर के सामने आते हैं: वर्गीकरण करना, निर्वचन करना, लेखा करना और संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, तो ये 4 कार्य निकल के सामने आते हैं। अब इनमें कहता है कि कार्यों का सही अनुक्रम क्या है, इनकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले जो होती है वो होती है रिकॉर्डिंग। तो ऊपर के जो काम है उसमें सर सबसे पहले होती है रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आएगा ये 3 नंबर। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जनरल में। उसके बाद अपन क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। लेजर के बनाने के काम को हम टेक्निकली बोलते हैं क्लासीफाई करना, क्योंकि उसमें अलग अलग खाते बनते हैं। तो उसके बाद क्लासीफाइंग होती है। तो 3 के बाद आपका 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लेजर बनने के बाद उसकी समरी निकाली जाती है कि भाई एंड में शेष कितना रहा, समराइजिंग। उसमें आपके ट्रायल बैलेंस और आपके फाइनल अकाउंट वाला पार्ट आ जाता है, वो समराइजिंग पार्ट होता है। और उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्षों की व्याख्या होती है कि हमारे डिसीजंस कैसे रहे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही, वगैरह वगैरह। तो व्याख्या अंत में होती है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेटिंग इसके बाद होगा। तो जो सीक्वेंस इन्होंने दे रखा है वो तो ऊपर नीचे है और हम प्रॉपर सीक्वेंस समझ गए, 3 1 4 2। तो इसके अंदर ए इसका आंसर होगा 3 1 4 2। तो आप ऑप्शन पाएंगे बिल्कुल सही जवाब। और एक बार इसका सुन लेते हैं। लेखांकन का आशय है वित्तीय स्वभाव के व्यापारिक सौदे का मौद्रिक रूप में लेखा करना। इसमें भी मीनिंग निकल के आते हैं कि हम केवल वही रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें बिजनेस का कुछ आता है या जाता है, या कहें जिससे बिजनेस की व्यापारिक स्थिति चेंज होती है, वित्तीय स्थिति चेंज होती है। और वो भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो मौद्रिक रूप में लिखे जा सकते हैं, जिनको मॉनिटरली मेजर किया जा सकता है, जो मुद्रा में व्यक्त किए जा सकते हैं, केवल उन्हीं सौदों को लिखते हैं। और सीक्वेंस यही होता है कि सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जितने भी व्यापार में ट्रांजैक्शन होते हैं या इवेंट होते हैं हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद खाते बनते हैं, उसके बाद संक्षिप्तीकरण या समराइजिंग होता है, और फाइनली उनका निर्वचन या इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो चलिए सर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप पीडीएफ में पाएंगे। व्हाट इज मेंट बाय बैंक रेट? बैंक रेट क्या होती है? तो ऑप्शंस हैं ऑन विच कमर्शियल बैंक्स लैंड, वो दर जिस पे व्यापारिक बैंक उधार देते हैं। ये जो आपके बैंक होते हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बहुत सारे बैंक हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। तो कमर्शियल बैंक जिस दर पे उधार देते हैं उसे बैंक रेट कहेंगे। सेकंड, ऑन विच द सेंट्रल बैंक इज टू रीडिस्काउंट द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, या वो रेट जिस पे केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक के बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे बैंक रेट कहेंगे। सी ऑप्शन है द रेट एट विच द मनी इज लेंड टू द मनी लेंडर्स बाय द बैंक, वो रेट जिस पे बैंक महाजनों को उधार देते हैं वो रेट बैंक रेट होती है। द रेट एट विच द बैंक लैंड्स टू द पब्लिक, या वो रेट जिस पे बैंक जनता को जिस दर पे उधार देता है वो। तो इसमें से बैंक रेट क्या है? तो सर बैंक रेट है ये वाली, जो आपका आरबीआई होता है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक है, वो जिस रेट पे बिलों की डिस्काउंटिंग करता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। अगर मान लीजिए बैंक रेट, मान लीजिए बैंक रेट 4% पर एनम है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक 100 रुपये का बिल डिस्काउंट करवाएगा तो बैंक उसको 96 रुपये ही देगा और 4 रुपये बैंक काटेगा। अगर ये बैंक 1 साल के लिए उधार ले रहा है तो बैंक उसका 4 रुपया काटेगा। और ऑब्वियस सी बात है अगर आधे साल के लिए ले रहा है तो 2 रुपये काटेगा, और अगर 3 महीने के लिए ले रहा है तो 1 रुपया काटेगा, क्योंकि 4% पर एनम। तो बैंक रेट बेसिकली ये रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक के बिलों की रीडिस्काउंटिंग करता है। और रीडिस्काउंटिंग एक तरीके से तरीका होता है कमर्शियल बैंक को उधार देने का, तो एक तरीका होता है। चलिए सर और देखते हैं। पीडीएफ का 11वां क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय नहीं है?
ठीक है। तो ये जैसे कि आप देखिए स्क्रीन अभी आंसर नहीं आ रखा है, आप सोचिए इसका क्या आंसर होगा। आप आंसर तभी देख पाएंगे जब आपको पहले तो पता है कि साख नियंत्रण का कार्य किसका है। तो साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई का है। आरबीआई कार्य करने के लिए कुछ क्वांटिटेटिव तरीके लगाता है, मात्रात्मक उपाय अपनाता है, और कुछ क्वालिटेटिव तरीके अपनाता है। ठीक है, बैंक रेट को ऊपर नीचे करना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये कुछ तरीके होते हैं जो बैंक आरबीआई के मात्रात्मक उपाय हैं जिसके द्वारा बैंक मुद्रा प्रसार को रोकता है या क्रेडिट कंट्रोल करता है। ठीक है, उसी तरह से कुछ क्वालिटेटिव, ठीक है, कुछ गुणात्मक उपाय भी होते हैं। ठीक है, तो अब अपन ये देखते हैं, जैसे साख की राशनिंग करना, बिल्कुल ये गुणात्मक उपाय है। इसमें बैंक यानी आरबीआई डिसाइड कर देता है कि भाई जो कमर्शियल बैंक से डिमांड आ रही है उतनी पूरी नहीं करता, एक तरह से आरबीआई कोटा तय कर देता है कि मैं किस बैंक को कितना दूंगा या किस बैंक को कितना पैसा बोरो करने दिया जाएगा। इस तरह से उसकी राशनिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो साख की राशनिंग जो होती है ये एक गुणात्मक उपाय है। इसी तरह से आरबीआई नैतिक दबाव का प्रयोग करता है और जनरली कमर्शियल बैंक उसको फॉलो करते हैं, मानना ही पड़ता है उनको। इसके अलावा डी ऑप्शन पे मैं आ जाऊं, कभी कभी आरबीआई बैंकों के ऊपर प्रत्यक्ष कार्रवाई भी करता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगा देता है या उनको लाइसेंस उनका कैंसिल करने तक की स्थिति आ जाती है, लाइसेंस कैंसिल भी कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आरबीआई ये सब जो उपाय अपनाता है, ये सब गुणात्मक उपाय की कैटेगरी में आते हैं। ये जो खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं जिनको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, जिसमें आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल करता है या सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है, ये वाला उपाय आपका क्वांटिटेटिव उपायों में आता है, ये वाला आपका मात्रात्मक उपायों में आता है। तो इसका आंसर ये हो गया। इन चारों उपायों में से ये उपाय अलग है, बाकी के जो 3 उपाय हैं वो गुणात्मक उपाय हैं। जो सी ऑप्शन में दे रखा है वो आपका मात्रात्मक उपाय है। देखिए पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम सामने है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए क्वेश्चन आपको आ रहा था या नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो मतलब ये आपका वीक एरिया है। अब आपके कमज़ोर क्षेत्र की पहचान हो गई, अब आप इस क्षेत्र को मजबूत कीजिए। तैयारी करने का यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। बाय द वे मैं बता चुका, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी कंप्लीट पीडीएफ है, फ्रीली अवेलेबल है, 150 क्वेश्चन है, कीजिए। आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है स्क्रीन पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपस में सॉल्व कीजिए, जैसा करें। पढ़ाई अच्छी कीजिए, कंपटीशन का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जितना जल्दी समझेंगे। कई लोग होते हैं इंतज़ार करते हैं एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, एक बार एग्ज़ाम डेट आ जाए फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, एडमिट कार्ड आ जाए फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। सर वो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो पढ़ाई करने का ढोंग करते हैं। जो पढ़ाई सीरियस स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई थ्रू आउट करता है और उसे केवल बस ये इंतज़ार रहता है कि मुझे बस ये बताओ कि मुझे पेपर देने कहाँ जाना है और किस तारीख को जाना है। तैयारी तो वो थ्रू आउट करता रहता है और आखिरी के 3-4 महीनों में वो गाड़ी को पूरे गियर में डाल देता है, 5वां 6ठा गियर जो भी टॉप गियर होता है उसके अंदर डाल देता है। दिस इज़ द वे। जिनकी जॉब आती है या जिनका सिलेक्शन होता है वो एक अलग ही ब्रीड होते हैं। वो पूरे साल या नॉर्मल टाइम में पढ़ाई करते रहते हैं और जब तक सिलेक्शन नहीं ले लेते चैन से नहीं बैठते। ठीक है सर, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. They admitted D for a share for which he brings 30,000 for capital, 10,000 in the firm for goodwill. The new profit sharing ratio of the partner is 3:2. Goodwill amount will be transferred to the capital account. देखिए क्वेश्चन हमें ध्यान आना चाहिए कि किस बारे में है कि A, B, C 3 पार्टनर हैं और इनकी दुनिया में एक नए पार्टनर का प्रवेश हुआ है जिसका नाम D है। तो डी के आने पे माना जाता है कि इन तीनों ने सेक्रीफाइस किया होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि सारे पुराने सेक्रीफाइस करते ही हों। तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो हटाना पड़ेगा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का जो पहले रेशो था वो था 4 और सही बात है 4/9, और इसका जो अभी नया रेशो है वो है 3 और आप इसकी जोड़ लगाएंगे तो ये 9 आता है। तो 3/9, 4/9 से 3/9 हो गया, तो इसका मतलब है इसने 1/9 का सेक्रीफाइस किया है। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी के पास पहले जो शेयर था वो था 3/9। बी के पास जो पहले शेयर था 3/9 और अभी जो शेयर है वो है 2/9।
तो बी ने भी 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है। और अगर सी की बात करें तो सी का पहले रेशो था 2 यानी 2/9 और अभी भी उसका रेशो 2 है और ये अभी भी 2/9 है, तो इसका 0 सेक्रीफाइस हुआ है। इसका मतलब है कि ए का सेक्रीफाइस है 1/9 और बी का सेक्रीफाइस है 1/9। इन दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, इन दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो जो राशि ये लाएगा, जो राशि गुडविल के लिए 10,000 रुपये लाएगा, 5,000 रुपये इसमें से ए के खाते में जाएंगे और 5,000 रुपये इसमें से बी के खाते में जाएंगे। ऑप्शंस हैं कि गुडविल की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी मात्र ए के पूंजी खाते में, ए बी सी तीनों के खाते में बराबर बराबर, केवल ए व बी के खाते में बराबर, तो ये सी इसका सही आंसर है। ए व बी के खाते में बराबर राशि रहेगी, इक्वल इन द अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी। पीडीएफ का 21st क्वेश्चन कहता है इफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर is to be written off after 12 months from the date of balance sheet or after the period of operating cycle, it will be shown as। अगर ऋण पत्रों के निर्गमन पे जो बट्टा दिया या जो हानि हुई उसे चिट्ठे की तिथि से 12 महीने के पश्चात या संचालन चक्र की अवधि के पश्चात अपलिखित होना है तो ये दर्शाया जाएगा। ओके, तो पहले सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। तो ये क्वेश्चन आपका है वित्तीय विवरण वाले टॉपिक का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले टॉपिक का। ठीक है, अब अपन ये मान लेते हैं कि एक कंपनी ने 1 लाख के डिवेंचर इशू किए और ये भी मान लेते हैं कि उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो कहानी ये हुई कि 5,000 रुपये डिस्काउंट है। वैसे तो आजकल रूल ये है कि इसे हम करंट ईयर में ही राइट ऑफ कर देते हैं, इसे ज़्यादा आगे की तरफ खींचा नहीं जाता। जो भी लॉस है उसे हम तुरंत राइट ऑफ कर देते हैं। और मान लो कोई स्थिति ऐसी है कि तुरंत राइट ऑफ हम नहीं कर सकते, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या हम 12 महीने के भीतर राइट ऑफ कर देंगे। अगर हम इसे 12 महीने के भीतर राइट ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब है ये 12 महीने के अंदर बुक्स में खत्म हो जाएगा। तो इसकी जो कैटेगरी बनेगी वो बनेगी OCA, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स। अब आप ये कहेंगे कि सर ये करंट एसेट्स कैसे हो गया, या पहली बात तो ये असेट्स ही कैसे हो गया, क्योंकि ये तो लॉस है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये लॉस है, ठीक है, और लॉस है तो कायदे से इसे P&L में चले जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप P&L में किसी वजह से नहीं ले जा पा रहे, जिसको बोलते हैं टेक्निकली राइट ऑफ करना, अगर आप राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको इसे ले जाना पड़ेगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, क्योंकि 2 ही जगह है। आप अकाउंट को कैसे करोगे, या तो राइट ऑफ करोगे P&L से, या राइट ऑफ नहीं कर पाओगे तो फिर वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब बैलेंस शीट में चला जाएगा और इसका नेचर क्या है, DR नेचर है, तो DR नेचर वाली आइटमें कहाँ जाती है, असेट साइड में। तो अगर आप इसको अगले 12 महीने में निपटाने का इरादा रखते हैं तो ये OCA में आएगा। लेकिन अगर आप इसको 12 महीने के बाद, यानी आप सोच रहे हैं कि मैं इसे राइट ऑफ तो करूंगा लेकिन मैं इसे आफ्टर 12 मंथ, इसे 12 महीने के बाद राइट ऑफ करूंगा, तो ये जाएगा आपका ONCA, अदर नॉन करंट एसेट्स में। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि ये आइटम आपकी अदर नॉन करंट एसेट्स में जाएगी। ऑप्शन देखेंगे तो आप A ऑप्शन में पाएंगे इसको, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अकाउंटिंग इनकम एक्सीड्स टैक्सेबल इनकम देन अराइजेस। ओके, टफ क्वेश्चन है। देखिए, एक होते हैं हमारे अकाउंट्स जो हम अकाउंटेंसी के रूल्स को फॉलो करते हुए बनाते हैं, एक होती है अकाउंटिंग इनकम टैक्स के हिसाब से, क्योंकि कुछ आइटमें हम अकाउंट्स में लिख देते हैं लेकिन इनकम टैक्स वाले उसे नहीं मानते। ठीक है, वो जब आप इनकम टैक्स की पढ़ाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे बात। अब अगर कहानी मान लेते हैं कि आपका अकाउंट के हिसाब से, मान लेते हैं कि आपके अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख, ठीक है, और इनकम टैक्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख। ठीक है, क्योंकि यही स्थिति क्वेश्चन ने हमें बोली है, ये मैंने मन से नहीं लिखा, इसमें इन्होंने लिखा है कि अकाउंटिंग इनकम एक्सीड्स टैक्सेबल इनकम। तो मान लेते हैं कि अकाउंट्स की इनकम है 3 लाख और आपकी इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम है 2 लाख। अब मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं कि टैक्स की रेट 25% है, तो अकाउंट्स के हिसाब से देखें तो हमें 75,000 का प्रोविज़न चाहिए, क्योंकि 3 लाख पे 75,000 का प्रोविज़न बनेगा। लेकिन जो इनकम टैक्स वाले हैं वो हमसे कहेंगे कि आपको 50,000 रुपये ही देना है। अब मनी मन तो हम खुश हो रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स वाले हमसे केवल 50,000 रुपये ही चाह रहे हैं, तो ये 50,000 रुपये तो कहलाएगी आपकी प्रेजेंट टैक्स लायबिलिटी, ये तो आपको देना ही है।
तो ये तो आपकी प्रेजेंट टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। लेकिन हमारे अकाउंटेंट के हिसाब से हमारी लायबिलिटी 75,000 रुपये की आएगी। तो इसका मतलब ये जो बाकी की 25,000 की लायबिलिटी है, इसे हम नाम देंगे डेफर टैक्स लायबिलिटी। ये अकाउंटेंट का कहना है कि सर ये हमें अभी नहीं देना पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें सर फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है कि अगर अब आप इसे देखिए रट्टा लगाएंगे तो आपकी इच्छा है, बट इसे समझना ही होता है। पूरी नियम क्या हुआ मैं जल्दी दोहराता हूँ। अगर अकाउंटिंग इनकम मैंने ए तरफ लिखी है, ए साइड में इधर, अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है किससे, आपकी टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, तो उस केस में एक तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आएगी। लेकिन जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो आपसे कम टैक्स मांगेगा, तो आपकी प्रेजेंट टैक्स लायबिलिटी कम आएगी और आपकी एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी जिसका नाम है डेफर टैक्स लायबिलिटी। ए ऑप्शन है स्थगित कर दायित्व, ब ऑप्शन है स्थगित कर संपत्ति। तो बिल्कुल ए स्थगित कर दायित्व क्रिएट हो जाएगा, इसका आंसर ए रहने वाला है। तो सर जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं या नोटिफिकेशन आ जाता है तो एज़ यूजुअल सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि सर सैम्पल पेपर्स मिल जाएं तो बढ़िया हो जाए। तो बिल्कुल सर सैम्पल पेपर्स हमने रेडी करने शुरू कर दिए हैं और 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, तो करीबन 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सैम्पल पेपर मात्र 249 रुपीज़ की कॉस्ट में होंगे। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं, आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाले हैं। इसके अंदर 120 क्वेश्चन जैसे कॉमर्स के रहते हैं वो हैं, और इसके अलावा 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी वाले आते हैं वो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। आंसर्स दिए गए हैं यथासंभव, उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हैं, और इंग्लिश भी कोई ऐसे बिल्कुल गूगल टाइप इंग्लिश नहीं है, जो प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी होती है। तो बहुत कोशिश की है अच्छे से, कोशिश ये भी की है कि क्वेश्चनों में रिपीटेशन ना हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लें, हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल से लेकर टफ और बहुत टफ तक के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। तो डेफिनेटली 6 क्वेश्चन पेपर मैंने जस्ट अवेलेबल कराए हैं जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप देख के आइडिया लग सके। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगता है कि इनसे हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो अगर 6 में इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है तो 50 में तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, और श्योर शॉट आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो जस्ट ये अवेलेबल है, ठीक है। 21 मई से ये फुल फ्लैजेड अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप उसके बाद वीडियो पे देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐप के अंदर ये अवेलेबल हैं, और अगर उससे पहले भी हैं तो जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं हमने इसको अपलोड कर दिया है, एंड दीज आर अवेलेबल फॉर सेल्स। सो जरूर जाइएगा, जरूर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 2 machines which were purchased at the same price for rupees 1 lakh per machine and depreciation is applied at the same rate at the rate of 20% per annum, then what will be the difference at the end of 2 years if the first machine depreciated at the original cost and the second machine was charged depreciation on the रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। ठीक है, आप समझ गए, फिर भी मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। 2 मशीनें हैं जिन्हें समान मूल्य 1 लाख रुपए में प्रति मशीन के आधार पर क्रय किया गया तथा समान दर 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास लगाया गया। 2 वर्ष के अंत में क्या अंतर होगा यदि प्रथम मशीन पर मूल लागत पर और दूसरी मशीन पे अपलिखित मूल्य पर मूल्यह्रास लगाया जाए। तो बिल्कुल सर, अगर सोचिए ये आपकी पहली मशीन है और ये 1 लाख रुपए की है, आपने पहले साल उसके ऊपर 20,000 का डेप्रीसिएशन लगाया 20% की रेट से, और उसकी 80,000 की वैल्यू बची, और फिर आपने दूसरे साल में भी उसके ऊपर 20,000 का डेप्रीसिएशन लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपने सीधी रेखा विधि का पालन किया या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का फॉलो किया। तो यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन लगता है वो डेप्रीसिएशन हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो दोनों ही बार डेप्रीसिएशन आपने 1 लाख पे काउंट किया, तो पहले भी 20,000 आया, दूसरे भी बार भी 20,000 आया, और आपकी जो बुक्स के अंदर वैल्यू बचेगी वो बुक वैल्यू बचेगी सर 60,000 रुपये की। ठीक है, अब अगर अपन दूसरी मशीन की बात लें तो 1 लाख रुपया की आपकी मशीन रही, उसमें आपने 20,000 रुपये डेप्रीसिएशन लगाया, 80,000 रुपये उसकी वैल्यू आई, और फिर आपने 16,000 डेप्रीसिएशन लगाया होगा, क्योंकि अब के बार आप जो डेप्रीसिएशन लगाएंगे वो WDV में लगाएंगे, अपलिखित मूल्य विधि से लगाएंगे, तो आपका डेप्रीसिएशन 16,000 आएगा, और उसके बाद आपकी वैल्यू 64,000 आएगी।
ये सब आपने होता हुआ देखा। अब ऑप्शन देखिए, इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने क्वेश्चन में कहा था तो क्या होगा, पहली मशीन का पुस्तक मूल्य 4000 अधिक होगा, तो यहाँ देखो पहली मशीन का मूल्य यहाँ से कम है, तो ये ए ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड है द्वितीय मशीन का पुस्तक मूल्य 4000 अधिक होगा, द्वितीय मशीन का पुस्तक मूल्य 4000 अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है सर। इसका आंसर बी रहने वाला है। आपकी जो बी मशीन की बुक वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, वो कंपैरेटिवली 4000 रुपये ज़्यादा आएगी। तो इस एक क्वेश्चन में इसने सीधी रेखा विधि और WDV विधि दोनों ही पूछ लिया कि हम समझ पा रहे हैं या नहीं। देखिए, एक मेरा मानना है कि जो सिलेबस के टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक की एक बेसिक समझ तो हमें होनी चाहिए, यानी हमें उस टॉपिक के बारे में पता तो होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। बाकी तो जो जितना इन डेप्थ पढ़ेगा उतना ज़्यादा डीप में उसको फ़ायदा होगा। एंड ऑफ द डे सर थोड़े समय की मेहनत होती है, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, ये आप लगा के मेहनत कीजिए। एक बार अगर आप जॉब ओरिएंटेड है, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, एक बार फिर आप जब जॉब पे आ जाते हैं तो फिर तो इतना दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर तो जॉब में आने के बाद रूटीन चीज़ें होती है और रोज़ और रिपीटेटिव चीज़ें होती है। पढ़ाई के मामले में अपने को बहुत पढ़ना पड़ता है, और एक मेन ये होता है कि चीज़ें टफ मैं मानता हूँ इतनी नहीं होती, लेकिन जो साथ वालों का कंपटीशन होता है, क्योंकि हमारे साथ न मालूम कितने लोग बैठ रहे होते हैं और किसकी लेवल, तैयारी का लेवल क्या है, यू नेवर नो, तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, वो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी तैयारी का लेवल बढ़ा सकते हो और बढ़ा सकते हो, और जिस हद तक आप जा सकते हो उस हद तक जाना चाहिए। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपाउंडेड बाय, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की विधि का प्रतिपादन किया गया था। MBO, ठीक है, मैं MBA नहीं कह रहा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जब हम चीज़ों को मैनेज करते हैं ऑब्जेक्टिव्स यानी अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, या कभी कभी इसको मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी बोल देते हैं, नियोजन द्वारा प्रबंध, ये विधि किसने डेवलप की थी? टेलर ने, हजबर्ग ने, पीटर ड्रकर ने, या हेनरी फेयोल ने? तो ये हमें पता है कि ये सारे ही लोग मैनेजमेंट के जाने माने नाम हैं, लेकिन ये विधि प्रतिपादित की थी पीटर ड्रकर के द्वारा, तो इसका आंसर सी रहेगा। तो कई बार ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सारे के सारे 150 क्वेश्चन जैसे आने हैं फर्स्ट ग्रेड में तो सारे के सारे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आने हैं। उल्टे पुल्टे क्वेश्चन तो हार्डली कोई 15 या 20 होते हैं जो कि मेरिट डिसाइड करते हैं, बाकी 125 130 क्वेश्चन तो रेगुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, और साइकोलॉजी पार्ट तो टफ खैर होता ही है। खैर इसकी जरा थ्योरी बन सुनते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव organization performance by clearly defining objectives that are agreed to by both management and employment। कहता है ये एक मॉडल है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, रणनीतिक प्रबंध की एक ये विधि है। ये थोड़ी सी MBA टाइप लैंग्वेज है, अब ये लैंग्वेज MBA टाइप है लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इम्प्रूव करना, सुधार करना। किस में सुधार करना चाहते हैं? हमारे परफॉर्मेंस में। हमारा जो संगठन है जिसको हम मैनेज करते हैं, हम उसके प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहते हैं? इसके लिए हमने स्पष्ट रूप से उद्देश्यों को परिभाषित कर रखा है कि हमें कहाँ पहुँचना है। मतलब एम्प्लॉयज़ को और मैनेजमेंट को सबको क्लियर होता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, उद्देश्य डिफाइन होते हैं। वो एक तरह से वो नॉर्थ स्टार होता है जो आपको गाइड करता रहता है कि आपको क्या करना है, और बस आप अपने परफॉर्मेंस को इन्फॉर्म कीजिए। तो यही नॉर्थ स्टार आपके लिए भी है, ठीक है। एक फर्स्ट ग्रेड क्रैक करना है, या कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक करना है, RAS क्रैक करना है, IAS क्रैक करना है, एक उद्देश्य रखिए सामने और फिर अपनी चीज़ों को आप मैनेज कीजिए। 2-3-4 साल के लिए दुनियादारी भूल जाइए, दुनिया यहीं है और आप बहुत लंबे समय तक जीने वाले हैं। तो पीछे ऐश करने के लिए खूब समय होता है, पर ऐश करने के लिए जेब में माल होना चाहिए, और माल कमाने के लिए कोई सोर्स होना चाहिए। तो लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो के। तो क्वेश्चन 52 जो PDF में मिलेगा उसमें लिखा है कि इफ मीडियन इक्वल टू 27 एंड मीन इक्वल टू 30 देन द मोड विल बी। तो इस क्वेश्चन में हमें मध्य का दे रखा है और माध्य दे रखा है, और हमें भूयिष्ठक या कहें बहुलक पूछा है। इनको पॉज कर लीजिए, सोचिए आपको इसका आंसर आता है क्या। और मैं तो कहूँगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठा करो, और उसमें जो करने का क्वेश्चन है लगा के देखो, वैसे है तो ABC अपना आंसर दिया करो हाथों हाथ। शायद अगर ये वीडियो 20-22 मिनट का होगा तो
क्या होगा, 30-35 मिनट चलेगा, लेकिन आपके हाथों हाथ 10-12 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो खैर आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो जेड होता है, जैसे हम बहुलक कहते हैं, उसको निकालने की बहुत सारी विधियां होती है। जैसे एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, जिसमें हम निरीक्षण के माध्यम से बहुलक निकालते हैं। एक होता है ग्रुपिंग मेथड, जिसमें हम समूहन करके ग्रुप बना के मोड का पता करते हैं। और एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है, एक अंतर संबंध होता है, या कहें एक प्रयोग सिद्ध विधि होती है, उससे भी हमें पता लगता है कि जेड या मोड कितना है। तो जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन मीडियन की वैल्यू पुट करें, मीडियन आपको गिवन है 27, और अगर अपन मीन की वैल्यू पुट करें तो वो आपको गिवन है 30। तो आपका इधर हो गया है 81, इधर हो गया है 60, आंसर आ रहा है 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है, मोड इक्वल टू 21। एक बात मैं आपको वैसे ही बताऊं, आप हमेशा ये पाएंगे कि मीन की वैल्यू ज़्यादा है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ज़्यादा है मोड से। प्रायः ऐसे होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, तो आपकी जो मीन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30, मीडियन की वैल्यू आपकी जो गिवन है वो है 27, और जो मोड की वैल्यू है वो मोड की वैल्यू आ रही है 21। ठीक है, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जेड ज़्यादा होगा, मीडियन बीच में होगा और मीन सबसे लास्ट में होगा। लेकिन इससे एक बात ज़रूर है कि मीडियन की वैल्यू हमेशा बीच में आती है। अगर धनात्मक बंटन रहा, धनात्मक संवितरण रहा, तो मीन सबसे ज़्यादा होगा, मोड सबसे छोटी वैल्यू लेगा, और ऋणात्मक वितरण रहा तो मोड सबसे बड़ी वैल्यू लेगा और मीन सबसे छोटी वैल्यू लेगा। मीडियन यहाँ पे भी हमेशा बीच में आएगा। चलिए सर, एक क्वेश्चन अपन और इसके बाद देखेंगे। एक और बात जस्ट ऐसे याद आ गई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सममितीय वितरण होता है, उसमें इन तीनों का मान बराबर होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है सर। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। सर बिल्कुल, सेबी का ये उद्देश्य है कि जिन्होंने प्रतिभूतियों में निवेश किया है उनके हितों की सुरक्षा करना, तो ये तो उनका उद्देश्य है। सेकंड है, एंश्योरिंग डिविडेंड नंबर्स फॉर इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए लाभांश सुनिश्चित करना। सर ये नहीं है, सेबी कतई ये एंश्योर नहीं करेगा कि जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको डिविडेंड मिले ही। भाई डिविडेंड किस मिलेगा, ये किस पर निर्भर करता है, प्रॉफिट होने पे। प्रॉफिट कौन कमाता है, कंपनी। तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या नहीं कमाएगी, उसमें सेबी का क्या रोल हो सकता है। तो सेबी ये कभी एंश्योर नहीं करेगा कि जिन्होंने भी पैसा शेयर मार्केट में लगाया है उनको डिविडेंड मिले ही मिले, क्योंकि डिविडेंड मिलना एक तो प्रॉफिट्स पर निर्भर करता है और दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस तरह की लाभांश नीति अपनाते हैं। ठीक है, बहुत तरह की डिविडेंड पॉलिसी होती है, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी वो अपनाते हैं। ठीक है, तो ये सेबी का कोई इसमें रोल नहीं है। थर्ड है, टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। बिल्कुल, प्रतिभूति बाजार को प्रोत्साहित करना, लोग कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड कराएं, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट ग्रो करें, ये सेबी का उद्देश्य बिल्कुल है। रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, ये तो सबसे मेन है। तो सेबी जो बेसिकली है वो एक रेगुलेटिंग बॉडी है, एक विनियामक प्राधिकरण है जो चीज़ों को विनियमित करती हैं। तो ये सब सेबी के उद्देश्य हैं। बस वो लाभांश वाली बात गलत थी, तो इसका आंसर सिंपली बी हो जाएगा। तो आराम से एक बार फिर भी आप देख लीजिए इसके थोड़े हिंट कि सेबी का मेन काम क्या है। ये पूंजी बाजार को नियमित और नियंत्रित करने वाली संस्था या सर्वोच्च संस्था, मैं तो कहूँगा सर्वोच्च संस्था यही है जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। इसका काम क्या है, जिन्होंने प्रतिभूतियों में निवेश किया है उनके हितों का संरक्षण करना, इन्वेस्टर्स को ट्रेनिंग देना, उनको एजुकेशन देना, प्रतिभूति बाजार के विकास और उत्थान को प्रोत्साहित करना, प्रतिभूति बाजार को नियमित व नियंत्रित करना और बेसिकली प्रतिभूतियों हेतु बाजार प्रदान करना। लेकिन इसमें स्पष्ट है कि कहीं पे भी लाभांश देना या लाभांश सुनिश्चित करना सेबी का उद्देश्य नहीं है। तो सर होप वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल सच में आपके बहुत काम आने वाला है और लगभग सभी तरह के एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।